After Western medicine, the system which is accepted globally by patients all over the world is acupuncture. मेरे पास एक नहीं दो तीन सेलिब्रिटीज़ आ चुकी हैं जो कि बोटॉक्स लगवाया जिन्होंने। दिल्ली में मैं नहीं जानता किसी को जिसको कि पेट की तकलीफ ना हो। जो आता है मेरे पास, सर एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, चार चीज़ें तो हर एक को होती हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वरी एंड ओवर थिंकिंग। अब मेलेटोनिन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है, सो उसको रिलीज़ कैसे करें? So acupuncture is a pathway which releases our own melatonin. Hello, Dr. Aman Kapoor. Welcome to After Hours. Thank you very much for inviting me today here. I am also too happy to be able to be with you today. I'm so excited to be in the presence of someone who has won a Padma Shri. Thank ये you very पहली much. बार मैं बैठी हूँ across someone जिन्होंने पद्म श्री जीता है, तो I'm very excited. Let me share something more with you. हाँ. This is the first time in independent India that anybody has been given a Padma Shri in acupuncture. Wow. And it has never been given till now after that also. Wow. And I got it in 2008. Imagine. तो मतलब clearly the good fortune is mine, but I am particularly excited to have this discussion with you क्योंकि मैं खुद acupuncture करा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि acupuncture के क्या benefits होते हैं, but मुझे ऐसे लगा कि हमें I believe in naturopathy और हमें बाकी सबके साथ भी डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे बिना एलोपैथी के हील कर सकते हैं. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि यू स्टार्टेड एज एन एलोपैथ, एक्यूपंक्चर में कैसे आ गए? So it all happened in the 80s when I had just finished my MBBS and I had done my internship in house job. And at our times also and now also, उस वक्त एक entrance exam होता था post graduation के लिए. So my eldest sister, who's elder to me, she's been residing in Australia. She shifted to Australia many years ago. She's about 8 years elder to me. And she is a doctor. And my brother-in-law also is doctor. So every year they used to come to India for a holiday. तो उस साल भी आए हुए थे. जब उन्होंने मुझे किताबों के बीच में घिरा देखा तो पूछने लगे कि क्या प्लान है. मैं कहा मेरे को तो MD मेडिसिन करनी है. तो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम बहुत पॉपुलर हो रहा था और उसका नाम है एक्यूपंक्चर. मैंने कहा मैंने तो सुना नहीं है और मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रहा. तो कहते नहीं कोई रिस्क नहीं है बिकॉज जो एक डॉक्टर है, एक दो कोलीग्स उनके अपने हैं ऑस्ट्रेलियंस जो कि बीजिंग गए थे यूनिवर्सिटी में और वहाँ से एक्यूपंक्चर सीख के आए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. और बिकॉज दे आर GPs माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, तो वो उनको रेफ़र करते थे पेशेंट्स एंड द फीडबैक दे गॉट वाज वेरी गुड कि पेन्स के अंदर, हाइपरटेंशन में, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में, इस टाइप की कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो मैंने कहा नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा. तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपकी ना, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो होता नहीं था, तो आपकी हम उस डॉक्टर से ऑस्ट्रेलियन से बात कराते हैं एक बारी, आप देखो उनकी एक्सपीरियंस है. हमने बात करी तो ही कन्विंस्ड मी अ लॉट. अच्छा. क्योंकि यू विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट इन इंडिया और मेरे को लगता नहीं कि इंडिया में कोई अभी तक कर रहा है. एंड आई ऑल्सो फ्रॉम वट एवर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आई हैड इन दिल्ली, एंड मैं वो वर्ड ही एक्यूपंक्चर बोलता था तो वो कहते थे ये कौन सी टेक्निक आगे नहीं. कहते हमने तो सुना नहीं कभी. सो एंड एज आई एम ए बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, मेरे को लगा शायद कहीं रोल होना ही था. तो मैंने उनको कहा कि मुझे बताइए. तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स के लिए 6 months का कोर्स होता है बीजिंग यूनिवर्सिटी में, तो और इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं लेक्चरर्स उनके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीख सकेंगे आप. तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो फॉर इट. और जब मैंने एनरोल किया तो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था उसके तकरीबन वीक 10 days के बाद ही वो कोर्स शुरू होना था लकीली. सो और एग्ज़ाम के बाद 3 महीने का गैप होता है एज इट इज़ बिफोर द रिजल्ट्स कम इन. तो एज इट इज़ मुझे लगा 3 महीने तो मैं निकाल ही लूँगा. तो मैंने कहा चांस ले लेते हैं. तो आई वेंट टू बीजिंग और जब वहाँ पर पता लगा मेरे रिजल्ट्स आ गए हैं, 3 महीने बाद पता लगा मुझे डर्मेटोलॉजी मिल रही थी, मैंने करनी नहीं थी. तो डेस्टिनी ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था. सो आई कंप्लीटेड माय कोर्स, देन आई स्टेड बैक फॉर अनदर 6 months बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था. सो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा यू कैन स्टे हेयर एंड डू मोर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड लर्निंग. सो 1 year के बाद मैं जब वापस आया हूँ तो मैंने एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस शुरू करी. तो मुझे एक बात बताइए सर कि जब आप ये कर रहे थे तो एज समवन ऑब्वियसली जो बहुत ही मतलब साइंटिफिक रहे हैं, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो वाज इट थ्रू ट्रायल एंड एरर कि आपको लग रहा था दिस इज़ वर्किंग एज अ टेक्निक और एज अ न्यू साइंस, या फिर थियोरेटिकली ऑल्सो यू वर कन्विंस्ड के दिस वर्क्स? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस समय मैं 82 में आके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी एक्यूपंक्चर की,
तो उस समय में अगर आप देखो तो इतना एविडेंस साइंटिफिक एक्यूपंक्चर का नहीं था। बट जैसे जैसे ये साइंस प्रोग्रेस करी है और जैसे जैसे हम इस फेज़ में आए हैं जहाँ पर कि रिसर्च ओरिएंटेशन एंड हाउ इट वर्क्स शुरू हुआ, एंड देन 70s में प्रेसिडेंट निक्सन गए थे यूएस और वहाँ से वो अमेरिका में एक्यूपंक्चर को लेके आए और तब से इतना इंटरेस्ट ये क्रिएट हो गया था वर्ल्ड वाइड। सो ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 74-75 में आना शुरू हो गया था। तो उसकी वजह से भी मेरे को लगा, और फिर जो मेरे वहाँ पर और जो कोलीग्स थे जो कि मेरे साथ जिन्होंने और सीखा वो अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, तो उनके साथ भी जब हमारी बात होती थी तो हमें भी लगने लग गया था कि ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड है। सिर्फ अप्रोच में हमें ये चाहिए था कि उसको एक साइंटिफिक पूरा मेच्योरिटी देने के लिए वी नीड टू डू मोर साइंटिफिक स्टडीज, एंड दैट हैज़ हैपेंड नाउ इन द लास्ट so many years that I am practicing for 42 years. कि now there are so much of plethora of scientific evidence available कि there is no way that you can say that acupuncture is any voodoo. It is a complete medical science accepted by WHO, and today 143 countries globally recognize acupuncture as an independent system of healthcare. And you will be surprised, WHO की एक recent report आई है 2023-2028 की, वो every 5 years they publish a report wherein they assess on the systems which are getting very popular globally. So ये latest report आई है, ये कह रही है कि after Western medicine, the system which is accepted globally by patients all over the world is acupuncture. Very I was of the opinion probably yoga या naturopathy होगी, वो नहीं थे, it was acupuncture, which means that globally people are accepting it. और मेरे को लगता है कि हमारे कंट्री में भी इसको पॉपुलर करने की बहुत ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। क्योंकि ऐसा लोगों का मानना हो सकता है ना कि देखो, जिसको मालूम नहीं है, जिसने कभी पहले कराया नहीं है, जो उनको जानता नहीं है, जिन्होंने प्रॉब्ली पहले एक्यूपंक्चर कराया हो, उनको ये लग सकता है ना कि अरे मेरी एंग्जाइटी नीडल से कैसे जाएगी, या मुझे जो इंडाइजेशन है या गट इश्यूज हैं वो नीडल से अगर लगा के कैसे जा सकता है, बिकॉज पीपल फाइंड दैट अ लिटिल अनबिलीवेबल कि दवाई भी नहीं लेनी, कोई टेस्ट ऐसे भी नहीं कराने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जो भी थोड़ा सा आजकल, क्योंकि अब गूगल हैज बिकम अ मदर फॉर एवरीबडी, so anything you want to know you just go to Google. So if anybody Googles today and seeks to find out कि भाई how acupuncture works, so you will be able to get PubMed studies. PubMed is the mother of all publications in the medical world today, जहाँ पर कि without a proper scientific background you will not be able to publish your matter. So today British Medical Association, the American Medical Association, they have got journals on acupuncture. Australian Medical Association, wherein they publish material which is being done by doctors. So doctors practicing acupuncture is the next in thing now globally, wherein these people, they do a lot of research studies. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा मेरे से कि स्लीप कैसे होती है, तो स्लीप के अंदर देर आर सर्टन नेचुरल केमिकल्स जो कि आप आजकल आप देखते हैं कई लोग वो एज ए फॉर्म ऑफ मेडिकेशन भी लेते हैं रात को स्लीप के लिए, मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है, सो उसको रिलीज कैसे करें? सो एक्यूपंक्चर इज ए पाथवे विच रिलीजेज आवर ओन मेलेटोनिन। उससे क्या हुआ कि आपको बाहर से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आपकी ब्रेन ने खुद ही मेलेटोनिन ब्लड में रिलीज कर दी एंड यू गॉट अ नॉर्मल स्लीप। सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट अ लॉट ऑफ दीज केमिकल्स, सेम वे a lot of people come to us for hormonal imbalance. अब hormonal imbalance को कैसे करेक्ट कर रहे हैं हम? भी हमारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होता है जिसमें कि सारे ये हार्मोनल बैलेंस को हम करते हैं क्रिएट। सो अगर आप हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को ट्रीट करेंगे एक्यूपंक्चर से स्पेसिफिक पॉइंट्स पे नीडल लगा के, सो ऑटोमेटिकली आप उस इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। मैंने ये भी मतलब काफ़ी देखा है कि इवन issues like infertility, people rely on acupuncture a lot. Of West may be especially, I think US may a couple of decades ago it really became popular that people who were experiencing infertility started going to acupuncture specialists over there, and whether it was a mix of the herbs or whether it was the needles etc. They seem to have benefited from it greatly. So just for our audience, if you can shed some light on कि infertility को acupuncture कैसे क्योर कर सकता है। देखिए अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे आपने इनफर्टिलिटी की बात करी,
तो my wife Sunita, she is also an allopath, but she shifted to acupuncture with me, and now she super specializes in treating infertility and gynae diseases with acupuncture. पर ये कैसे करते हैं? तो वो उसमें क्या होता है, उसमें भी सब सारा कुछ सिस्टम जो है वो आपके हार्मोन्स पे बेस्ड है. सो हम ये पता लगा लेते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रही है. सो वी नो द रीजंस फॉर द ओव्यूलेशंस या एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं. तो उसमें हम स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स को बाय यूजिंग स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर ओव्यूलेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस. सो वी हैव हैड मेनी सक्सेस स्टोरीज जहाँ पर कि बिना मेडिकेशन दिए नॉर्मल डिलीवरी करी एक लेडी ने, जहाँ पर कि वो फेल्ड आईवीएफ और आईयूआई हो चुकी थी. तो मतलब आप कह रहे हो कि बेसिकली एक्यूपंक्चर से हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, लाइक टेस्टोस्टेरोन, लाइक प्रोजेस्टेरोन, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो. So this is the beauty and such a natural system that we are not taking anything from outside. जैसे आपने herbs बताई, अब herbs भी हम अपनी practice में use नहीं करते हैं because Indian herbs are considered to be almost equally good. But we don't even require the Indian herbs because acupuncture per se only works very well. And the concept in acupuncture is that from the time of the conception till the time of delivery, we treat the patient. So it's from conception to delivery, the acupuncture is given, and it is not that we once the lady conceives, then you just call them once in 15 days or once a month to see to it that the pregnancy stays healthy. This is also a very important aspect of acupuncture. पर सर मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलना हो तो एक्यूपंक्चर जो है क्या वो ब्लॉकेजेस खोलता है? वो करता क्या है? मतलब अगर किसी बिल्कुल बच्चे को समझाना हो तो एक्यूपंक्चर क्या होता है और कैसे होता है, हम अगर आपसे पूछे तो आप प्लीज बताइए. बड़ा सिंपल है. देखिए जो एक्यूपंक्चर की थ्योरी है सारी वो मेरिडियंस पे बेस्ड है. तो हमारे सारे शरीर के अंदर तकरीबन 12 मेरिडियंस होते हैं जो कि हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ लंग मेरिडियन, देयर इज अ लिवर मेरिडियन, देयर इज अ स्प्लीन मेरिडियन. तो इन मेरिडियंस के थ्रू देयर इज अ एनर्जी फ्लो 24/7. वो आप में भी वही है, मेरे में भी वही है. अब with modern systems of development, with modern technology coming in, now there are machines which we have in our practice also which can measure this energy flow. Electromagnetic energy होती है ये. So we can make the patient hold one probe in one hand and with the other probe we can actually map the energies. So उस मैपिंग से हमें ये पता लग जाता है कि बॉडी के अंदर इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी कहाँ पे है, और उस इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी के हिसाब से भी हमें पॉइंट्स डिसाइड करने में कि कौन सा मेरिडियन सिक है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. और जो ट्रेडिशनल मेथड था वो था टंग और पल्स. सो आज भी हम टंग पल्स यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में. सो व्हाट वी डू इज वी आर मर्जिंग द मॉडर्न with the ancient knowledge, and that is how we are able to treat our patients. ये टंग और पल्स तो आयुर्वेदा में भी देखते हैं. क्योंकि मतलब आयुर्वेदा की पूरी प्रैक्टिस ही बेस्ड ऑन यू नो पल्स है एंड नाड़ी परीक्षा, और टंग भी वो देखते हैं, मतलब सब देखते हैं. सो आई गेस देयर इज सम ओवरलैपिंग, बट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है क्योंकि उसमें कोई मेरिडियन सिस्टम नहीं होता. करेक्ट. जैसे हमारे एक्यूपंक्चर में तो सारा मेरिडियन सिस्टम होता है. यहाँ पे मेरिडियंस एनर्जी होते हैं, वहाँ पे वाता पित्ता कफ होता है. बट हाँ देयर इज ओवरलैपिंग. और अगर आप मेरे से पूछें तो जो हमारी वैदिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं उसमें सुई भेदन इज मेंशन्ड एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट many years ago, and this is now being brought to the notice of the Indian government also, कि भाई जो बेसिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें सुई भेदन लिखा हुआ था. तो ये सुई भेदन जो है और ये एक्यूपंक्चर जो है ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा था. मेरा मानना ये है कि ये जो साइंस है ये चाइना में हमारे यहीं से ही गई है, और क्योंकि उन्होंने डेवलप कर ली इसलिए प्रोबेबली एक आर्ट हो गया. बट मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी हीलिंग सिस्टम हो, चाहे वो होम्योपैथी है जो जर्मनी से शुरू हुई, चाहे वो आयुर्वेद है जो इंडिया से शुरू हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. एंड ऑफ द डे ईच सिस्टम इज़ ए हीलिंग सिस्टम, एंड एनीथिंग विच बेनिफिट्स ह्यूमन मैनकाइंड शुड बी यूज्ड फॉर द हीलिंग. सो उसमें ये फ़र्क होना ही नहीं चाहिए कभी कि कोई सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ है. सर आई हैव कम टू योर क्लिनिक और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं नेक एंड शोल्डर पेन के लिए आई थी एक्यूपंक्चर कराने के लिए. और जैसे कैबिन्स होते हैं वैसे मेरे बगल वाले कैबिन में एक लेडी आई थी, एंड आप उनके साथ कंसल्टेशन कर रहे थे. तो आई थिंक वो काफ़ी वक्त से आ रही थी, एंड यू नो शी वाज जस्ट इन अ लॉट ऑफ पेन, एंड शी वाज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रही है, ऐसे तो कुछ यू नो प्रॉब्लम ही नहीं है.
and you were just like कि तुम्हारा सब स्ट्रेस का ये स्यापा है, and you said छोड़ दे बॉयफ्रेंड को, इतना स्ट्रेस दे रहा है तो क्यों ऐसे अपने बॉडी को पेन देना है. तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और इमोशंस का क्या लेना देना है एक्यूपंक्चर से. देखिए, आज अगर मैं आपसे, मैंने वो अभी जिक्र किया था वो टेस्ट के बारे में जो कि कंप्यूटर पे हम करते हैं, जब आज मैं पल्स देखता हूँ यंगस्टर्स की, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल बिटवीन एज ऑफ 17 to 25, मैं 90% पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनकी हार्ट और पेरिकार्डियम की जो पल्स होती है, पेरिकार्डियम, लेट मी टेल यू, मैं बताना चाहूँगा, पेरिकार्डियम जो कवरिंग ऑफ द हार्ट होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं अपनी वेस्टर्न मेडिसिन में, बट इन दी ओरिएंटल मेडिसिन, इन एक्यूपंक्चर साइंस, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन. ओके, ठीक है. सो इमोशंस, ब्रेन इज ऑल पेरिकार्डियम. ओके. सो मैं देखता हूँ ये दो चैनल्स उनमें ज़रूर अफेक्टेड आ रहे हैं सबसे टॉप पे. एंड अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि दे आर इमोशनली हैविंग टर्मोइल. और ये जब से फेसबुक आया है और ये इंस्टा आया है तो लोग सिर्फ लाइक्स की तरफ ही जा रहे होते हैं. आई हैड अ यंग गर्ल, जैसे आपने बताया, वो इस टाइप की पेशेंट थी मेरी एक, वो रात को कहती है मेरे को नींद नहीं आती. मैंने कहा क्यों नहीं आती? कहती है मैंने फेसबुक पे अपनी एक नई ड्रेस खरीदी थी और वो डाली मैंने, वो पहन के मेरे बॉयफ्रेंड ने लाइक नहीं किया, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स ने लाइक कर दिया. मैंने कहा तो आपने नींद? कहती है मैं हर आधे घंटे में उठती हूँ, देखती हूँ उसने क्यों नहीं लाइक किया. मैंने कहा ये कोई लाइफ लीड कर रही हो आप? तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो इस पे डिपेंड हो गई है कि हाउ आर अदर सीइंग यू. तो वो दैट इज़ नॉट लाइफ. और इसमें मैं सिस्टर शिवानी का अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानना चाहूँगा कि व्हेन आई केम अक्रॉस विद हर, आई स्टार्टेड टू नो हर, आई स्टार्टेड टू लर्न हर टीचिंग, और उनसे जो मैं सीखता हूँ और सीखा, और मैं अपने पेशेंट से शेयर करता हूँ कि वो कहती हैं कि देखो हर एक आदमी की अपनी कार्मिक जर्नी है. आपकी कार्मिक जर्नी ज़रूरी नहीं दूसरे कार्मिक जर्नी के साथ लिंक हो. अगर लिंक हो रही है तो अच्छी बात है, अगर फ़र्ज़ करो नहीं हो पा रही है तो आपको उसको फॉरगिव करके आगे निकलना है. आप अगर उसका, ये यहाँ पर कहती है थर्ड आई होती है, जो कि हमारा एक एक्यूपंक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, उसको हम यिन टैंग कहते हैं, और वो हम हर एक एंग्जाइटी के पेशेंट में या नीडल लगाते हैं. तो दिस इज द थर्ड आई. तो कहती है रात को सोने से पहले इसको बिल्कुल क्लीन स्लेट की जगह साफ करके सोया करो, और जिस कोई भी जो कहते हैं हमारा जो सारा मटेरियल होता है, गंद जो वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो अगर आप उसको यहीं रखेंगी तो नेक्स्ट डे क्या आपकी कई साल आप कैसे ख़राब हो जाएंगे. इसमें वो पंजाबी वाली मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है कि एक पेशेंट थी मेरे पास, वो पंजाबन थी, वो घुटनों के दर्द के लिए आती थी. तो मैंने कहा था माता जी आपको घुटने में दर्द इतना आराम आ गया है, पर आप मेरे को हर बार ये क्यों कहती रहती हो कि मेरा दर्द तक कट गया है पर मैंने नींदर की तकलीफ ठीक नहीं हो रही. मैं कहा क्यों तो नींदर तकलीफ? क्योंकि मैनू हले भी याद आता है कि मेरी भरजाई दी अगे मासी दे पुत्र दा जो सीगा इनविटेशन मैनू दिता नहीं. मैं कहा कितने साल हो गए इस गल नूं? कहंदे 15 साल हो गए. कहंदे मैं उन्होंने हाल तक माफ़ नहीं किया. मैं कहा इसी करके तुहानूं तकलीफ हैगी नींदर दी कि तुसीं हर वेले ही सोचते रहंदे हो. तो ट्राई एंड फॉरगिव पीपल फॉर वट एवर रॉन्ग दे हैव डन टू देम, बिकॉज इट वॉज नॉट योर मिस्टेक, इट वॉज देयर कार्मिक जर्नी, और उन्होंने वो करना था. तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपका जो लाइफ है वो इतनी सिंपल और इजी हो जाती है. तो आई थिंक हीलिंग is a great method of forgiving others also. Yeah, let bygones be bygones. Bygones. हाँ. और अब आते हैं वो अगले सवाल पे आपके, जो आपने कहा मेरे को इमोशंस. हाँ. तो हमारी बॉडी में हमारे एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस हैज़ गॉट 5 इमोशंस. Okay. और ये 5 इमोशन होते हैं एंगर, रिजेंटमेंट, जेलसी. इसको एक हम इमोशन मान के चलते हैं. ठीक है. दिस इज गवर्न बाय द लिवर इन एक्यूपंक्चर. देन जॉय, excess joy or lack of joy is heart. All the time worrying, हर वक्त सोचते रहना, all the time cribbing, worrying is spleen and stomach. Sadness is linked to the lungs and fear is linked to the kidneys. So these are the 5 emotions. और अगर इनका बैलेंस हो हमारी बॉडी के अंदर, हमें ऐसा नहीं है कि जब अगर कोई ऐसा दुखी की सिचुएशन हो हम दुखी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें दुखी होना चाहिए, बट हर चीज़ को अगर हम इक्वल अमाउंट्स में रखेंगे और बैलेंस में रखेंगे तो ठीक है. सो अगर हम एक्सेसली एंगर होते हैं, सो एंड दिस इज बीन प्रूवन नाउ बाय साइंटिफिक स्टडीज. जो मैं बात कर रहा हूँ वो साइंस के बारे में कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मैन विद बैकग्राउंड ऑफ साइंस. सो साइंटिफिक स्टडीज हमने प्रूव किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी अल्कोहल ही पी रहा है
उसको ही फैटी लिवर होता है। कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी मेरा ग्रेड 2 फैटी लिवर कैसे आ गया डॉक्टर साहब, मैं तो आज तक नॉनवेज भी नहीं खाता, कभी अल्कोहल भी नहीं पी। मैंने कहा पर आप इमोशनली कैसे हैं? उसकी वाइफ साथ में बैठी होती है, वो कहती है जी हर वेले गुस्सा ही करते रहते हैं जी। सो हीज लिवर गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सेस एंगर। So liver can get damaged because of excess anger. Same way heart. So अगर आप total lack of joy in life है, कोई joy नहीं है आपको, तो आपको heart problem होंगी। और excess joy, जैसे हम कहते हैं किसी की 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई 10 रुपए की टिकट पे, तो वो उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया। So excess of the joy and lack of joy affects the heart. तीसरा हम आते हैं स्प्लीन स्टमक। दिल्ली में मैं नहीं जानता किसी को जिसको कि पेट की तकलीफ ना हो। जो आता है मेरे पास, सर एसिडिटी है, गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, 4 चीजें तो हर एक को होती हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वरी एंड ओवर थिंकिंग। दे आर थिंकिंग टू मच अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, whereas they are not celebrating today. So the principle should be forget what has happened yesterday, you cannot change it. Do not think about tomorrow because again you do not know. Just celebrate and enjoy your today. So worry and overthinking, it is something like, वो एक लेडी आती थी, जैसे मेरे को अभी तक याद आता है, वो मेरा जी बच्चा जरा स्कूल बस से जा रहा है, वो हले तक बस नहीं पहुंची तो मैं ही सोचती रहनी है कि बस कितने रह गई है। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ सोचना को फर्क पै गया? कहती फर्क तो कोई नहीं पिया। कहती पर मेरी गैस तो वध गई। मैं कहा तुसी क्योंकि ओवर वरी कर रहे थे तो गैस वध गई। सो स्प्लीन एंड स्टमक आर आवर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड इफ वी डू ओवर थिंकिंग और ओवर वरिंग इट अफेक्ट्स दैट। देन सैडनेस, अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न जो कि मैं बहुत प्रैक्टिस में अपनी देखता हूँ। पेशेंट्स हु कम टू मी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दीज पीपल आर ऑलवेज सैड पीपल। आई हैव नेवर सीन अ वेरी जॉयफुल मैन विद एस्थमा। दे आर ऑलवेज वेरी सैड पीपल। उनको आप कभी भी मिलोगे आप बड़े सैड रहेंगे, कंजेस्टेड रहेंगे, फ्लेमी रहेंगे, बलगम बड़ी आती है जी, नेबुलाइजर यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनकी लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं उनके पैटर्न ऑफ सैडनेस को। और अदरवाइज भी अगर ये लोग जो बहुत सैड होते हैं, इनको लंग की इश्यूज जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज फियर। आप देखेंगे जब भी हमें कोई डर होता है, वी रश टू द टॉयलेट। व्हाई? बिकॉज वी फील लाइक यूरिनेटिंग, बिकॉज आवर किडनीज स्टार्ट ओवर फंक्शनिंग एंड दैट इज़ अ नेचुरल वे टू रिड्यूस दैट। बट हमें समझ नहीं आती इस बात की कि हम अगर इतने ज़्यादा फेयरफुल होंगे तो वी कैन एक्चुअली डेवलप अ किडनी डिजीज़। सो कितनी अजीब सी बात है ये कि हम इतने साइंस के स्टूडेंट होके भी इस सिंपल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ओवरलोड किसी चीज़ को भी करेंगे। कई लोग होते हैं इतने डरे रहते हैं, हर चीज़ से डरते रहते हैं, अर्थक्वेक आ जाएगा, अभी आएगा तो अब सारे को लिए आएगा ना, सिर्फ आपके लिए तो नहीं आ रहा ना वो। तो उस फियर में जी के आप अपनी किडनीज को वीक कर रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। हमने एक स्टडी सिएटल में हुई थी तकरीबन 15-20 साल पहले। इट इज़ अ पब्लिश स्टडी अगेन, जहाँ पर कि उन्होंने एक हॉस्पिटल में एक्यूपंक्चरिस्ट से कुछ डॉक्टर्स, उन्होंने कहा भाई ये वी टॉक ऑफ एन ऑर्गन क्लॉक इन एक्यूपंक्चर, जिसमें कि 24 घंटे जो हैं इन वो 12 जो मैंने आपको मेरिडियंस बताए थे उनमें डिवाइड किए हुए हैं। सो हर एक मेरिडियन का, हर एक ऑर्गन का 2 घंटे होते हैं जिस वक्त की उसमें पीक एनर्जी फ्लो होती है। तो लंग की जो पीक एनर्जी फ्लो होती है वो होती है 3 से 5 AM। सो उन्होंने ये स्टडी करी इमरजेंसी रूम में सिएटल के एक हॉस्पिटल में कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स ऑफ एस्थमा वाले पेशेंट किस टाइम आते हैं, एंड दे वर सरप्राइज टू सी 3 से 5 के बीच में ही मैक्सिमम एस्थमा के अटैक्स होते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी को एस्थमा है, आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ मैं 3 से 5 के बीच में मेरे को अटैक आता है एस्थमा का बहुत ऑफन। सो उसका रीज़न ये है कि बिकॉज 3 से 5 के बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो है लंग चैनल के थ्रू होता है। ऐसे ही इन्होंने सेम स्टडी करी एक और हॉस्पिटल में, जिसमें कि 9 से 11 बजे यानी 11 से 1 बजे के करीब मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है हार्ट चैनल में, और 11 से 1 के बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक्स होते हैं 11 AM to 1 PM। सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज टू सी इन रियल लाइफ कि अगर हम वो, और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये 2000 साल पुराने हैं। आप सोचिए उस समय में जहाँ पर कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था पता लगाने का, और फिर भी हम ये एक साइंस को डेवलप कर पाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि डिजीज इज डिसईज, तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हो इट कंप्लीटली कोइंसाइड्स विद दैट थ्योरी कि मतलब आपका whenever you are, and I think both ways it works कि अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उसका इम्पैक्ट फिजिकली आएगा ही, एंड ऑब्वियसली फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो इमोशनल टर्मोइल देता ही है। तो आज अगर हम देखते हैं तो अपने हम कंट्री में भी, क्योंकि हम अब डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं डेवलपिंग से, सो हम भी वही बीमारियां देख रहे हैं जो कि हम एक डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर तो आप, मैं समझता हूँ हर पेशेंट जो मेरे पास आता है
सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कोई बीमारी है, कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई खा ही रहे हैं जी, वो तो 10 साल से खा रहे हैं. सो नाउ दे थिंक इट इज़ अ कॉमन थिंग कि हाई ब्लड प्रेशर होना तो मतलब कि मॉडर्न ज़माने की एक चीज़ है. इवन 20-24 कम विद हाई ब्लड प्रेशर. पर So मैं it's खुद young जानती हूँ people. बहुत लोगों को हाँ, जिनको है हाई young ब्लड प्रेशर, people, मेरे young एज हाँ, ग्रुप के ही हैं वो, हाँ. एंड तो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, एंड और अगर आप देखो अब हम डाइट की बात करते हैं तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यिन और यांग दो कंसेप्ट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और एनर्जी के भी दो कंसेप्ट्स एक्यूपंक्चर में माने जाते हैं. अब ये जो डे टाइम होता है इसको हम यांग कहते हैं, और जो नाइट होता है उसे हम यिन कहते हैं. सो जो जैनिज्म था, जो हमारे अभी भी करते हैं, वो कहते हैं सनसेट और सनराइज के बीच में खाना खाना चाहिए. मैं नहीं खाती. तो कितनी आप समझदार हैं. पर आपके जनरेशन के 98% में आपको गारंटी से कहता हूँ लोग, वो उनका खाना शुरू ही 10 बजे के बाद होता है, मैं क्योंकि 6 बजे 11 के बजे बाद के बाद तो खाना पार्टी टाइम होता है इंडिया में, और जो अल्कोहल सर्व होती है वो 11 बजे के बाद होती है, और जो खाना सर्व होता है वो 3 से 4 बजे के बीच में हो रहा होता है. तो आप समझिए कि जिस समय ऑर्गन का सोने का टाइम है, उस वक्त आप उसको थप्पड़ मार के कहते हो नहीं अब तू काम कर, तो वो काम कैसे करेगा? वो आपको उसका मुआवजा देना ही पड़ेगा, और इसी ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम देना पड़ेगा बाय डिजीज. सो यू विल डेवलप अ डिजीज सूनर और लेटर. आई हैव नॉट सीन पीपल जो कि ये इस टाइप की लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करते हुए डिजीज़ के बिना रहते हों. उनको डिजीज़ हो जाती है, चाहे जो वो मर्जी कहें, फिटनेस है, जिम करता हूँ रोज़, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपका ऑर्गन आपसे नाराज़ हो चुका है अंदर. आपका ऑर्गन जो है वो सो रहा है. 1 से 3 बजे का टाइम होता है लिवर का. अब अगर 1 से 3 के बजे लिवर को आप कहोगे उठ काम कर, तो वो तो रिवोल्ट करेगा, तो वो फिर फैटी लिवर हो गए होगा आपको. सो यू आर कैचिंग ऑन डिजीजेस विदाउट नोइंग दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द नेचर. अगर आपने 1 महीने में एक बार ऐसा करा तो शायद फिर भी पॉसिबल है, बट मैं देखता हूँ ये तो रूटीन है. तो ये रूटीन के अगर लाइफस्टाइल आपके इस टाइप के होंगे, अब आप खुद देखिए, मैं आपको क्या ज़्यादा करूँ, आपके फेस पे कितनी ग्लो है. This is something which I don't see in today's generation. This glow is very rare to see, and the reason for that is because the face is the expression of the whole body again in acupuncture science. Cheeks जो है वो अलग organ को represent करती हैं, lips अलग को करते हैं, mouth अलग को करता है, nose अलग को करता है. So सारी organs जो हमारे internal organs हैं वो भी आपके face से represented है. तो which means all the more reason that द फेस इज़ द मिरर ऑफ द माइंड. बड़ी पुरानी कहावत है. तो इसमें कोई दम था और आज भी उतना ही दम है कि लोगों के अंदर रिंकल्स इतनी यंग एज में आने लग गए हैं, आइज़ के अंदर डार्क सर्कल्स इतनी जल्दी आने लगे हैं, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट पैटर्न ऑफ लाइफ, वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट सिस्टम्स इन लाइफ. सो एक ना सर, जो मेन लोगों का दे वेरी अबाउट द फैक्ट कि नीडल से दर्द हो सकती है. कुछ लोगों को वाकई फोबिया होता है कि यू नो नीडल्स प्रिक करेंगी एक्सेट्रा. अब मैंने कराया तो मैं ये गारंटी दे के कहती हूँ कि एक्चुअली उन नीडल से कुछ दर्द नहीं होता है. इट्स नॉट इवन लाइक अ स्लाइट प्रिक, बट अगेन पीपल हु हैव यू नो दिस एंटिसिपेटरी फियर, उनको मतलब क्या बोलोगे आप? देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से जो नीडल का फियर है ना वो माइंड में ही है, बिकॉज जो नीडल की जो थिकनेस होती है वो उतनी होती है जितना हमारे बाल हैं पतले. इतनी थिन नीडल्स होती हैं, and they are not like injection needles, and these are all pre-sterilized single use disposable needles. एक बार यूज़ किया आपने उसको फेंक दिया, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा आपने नई सेट ऑफ नीडल यूज़ करनी है. and we import all our needles, so it's very high quality procedures which are being done. And a good acupuncturist is one who uses the least number of needles. So ये भी एक definition है एक अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट को आपको पता लगाने की, कि वो जो आपकी टंग पल्स देख के और कम से कम नीडल्स में आपका ट्रीटमेंट कर दें. अब कई लोग कहते हैं कि जी मल्टीपल प्रॉब्लम से आते हैं, जैसे नेक पेन भी है किसी को, नी में भी पेन है, इरिटेबल बाउल भी है, पेट भी गड़बड़ रहता है, तो हाउ कैन वी ट्रीट ऑल द कंडीशंस? सो योर टंग एंड पल्स इज एबल टू टेल मी कि एक्चुअली आपके एनर्जी फ्लो ब्लॉक कहाँ पे है. सो दैट बिकम्स योर मेन टारगेट. और अगर आपने मेन टारगेट को हिट कर दिया तो साइड की जितनी भी और ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाती है, और उन एरियाज में भी बेनिफिट पेशेंट को आना शुरू हो जाता है. सो नंबर ऑफ नीडल्स आई विल स्टिल पुट एट बिटवीन 10 to 15 is a total number of needles which we will normally be putting on a patient. Only and only if we find that the patient has got many problems wherein he or she would want
that the all the problems be tackled together. We may have to increase the number of needles, but by and large we will just keep to that much. और अब नीडल्स से हम आते हैं कि भाई जैसे आपने कहा एप्रीहेंशन है. अब एप्रीहेंशन ऐसी चीज़ है जिसको कि आप माइंड से नहीं निकाल सकते. सो ऐसे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई है अब नीडल लेस टेक्निक्स भी आ गई हैं एक्यूपंक्चर में. और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मैं मान के चलूँगा वो है लेज़र. सो सॉफ्ट लेज़र्स होते हैं एक्यूपंक्चर में यूज़. कटिंग लेज़र्स नहीं होते, बिकॉज कटिंग लेज़र्स हम सर्जरी में यूज़ करते हैं. जैसे आई की सर्जरी हुई, ENT की सर्जरी हुई, इवन हार्ट में सर्जरी में आजकल लेज़र यूज़ करते हैं. सो एक्यूपंक्चर के अंदर जो यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट लेज़र्स होते हैं, और ये IR लेज़र होते हैं, इंफ्रारेड. सो दैट दे आर नॉन इनविजिबल लेज़र्स होते हैं, एंड दे आर यूज्ड एट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स. तो ये सेम पॉइंट्स वही यूज़ करेंगे जो हमने नीडल लगानी, उसकी जगह अब हम लेज़र करेंगे. अब इन लेज़र्स में सुपर फास्ट लेज़र्स आ गए हैं जो कि सुपर पेनिट्रेटिव लेज़र्स हैं, विच मीन्स दे कैन गो डीप इनफ in depth to almost the same depth as a needle would go. So that is the advantage of these lasers. पहले जब हमने शुरू करी थी प्रैक्टिस 80s और 90s में भी, even 2000 तक भी, the lasers which were available were only able to penetrate the superficial skin tissue or maximum subcutaneous. But these lasers can go down even beyond the subcutaneous tissue to as much depth as the needle can do. And the time of exposure which is required with these super pulse lasers is just 30 seconds to a minute at one point. So फर्ज करो अगर आपने 20 पॉइंट्स भी रियलाइज कर लिए या 30 पॉइंट भी, so maximum 20 मिनट्स के अंदर आपका ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट हो जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. अभी आपने जब हम नीडल्स की बात कर रहे थे उससे पहले आप बता रहे थे अबाउट लाइक एजिंग एंड फेस के हर पार्ट में आप ऑर्गन्स बता सकते हैं कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं. एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली लाइक आई थिंक कि आज की कल की हमारी जनरेशन काफ़ी बेंड कर रही है टुवर्ड्स कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, थिंग्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स एट्सेट्रा. तो क्या एक्यूपंक्चर में ऐसा कुछ है जो कॉस्मेटिकली भी लोगों को लेस इनसिक्योर फील करा सकता है ताकि दे डोंट हैव टू गो फॉर थिंग्स लाइक दीज इंजेक्टेबल्स? पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. मेरे पास एक नहीं 2-3 सेलिब्रिटीज़ आ चुकी हैं जो कि बोटॉक्स लगवाया जिन्होंने, और उनकी ऑप्टिक आई की जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो डैमेज हो गई, एंड दे हैड अ परमानेंट आई ड्रॉप. एंड देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दैट. सो आई फर्स्ट ट्रीटेड दी पैरालिसिस ऑफ द नर्व विद एक्यूपंक्चर, मेड देम रिकवर द पैरालिटिक पार्ट, एंड देन आई एक्सप्लेन टू देम दैट लुक there is a much more safer option available today for both men and women, because पहले जो है women were the only one who were looking for cosmetic, but now men also are looking for cosmetic facelifts. So you can actually do a very good cosmetic lift procedure without using needles. पहले क्या होता था, हमारे पास जो नीडल्स आती थी कॉस्मेटिक लिफ्ट्स के लिए वो बहुत बारीक, वो इससे भी जो नॉर्मल एक्यूपंक्चर नीडल होती हैं उससे भी फाइनर नीडल्स आती हैं, उसको प्लेस कर देते हैं अगर हम फेस के ऊपर, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बिकॉज जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इमीडिएटली खोलती है, वो उन पोर्स को स्टिमुलेट करती है, और उससे क्या होता है आपकी जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा आने से द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स टेक प्लेस, सो देयर इज टोनिंग ऑफ द मसल्स. बट द ओनली साइड इफेक्ट ऑफ नीडल्स वाज, which I used to do earlier also, that occasionally if there is a drop of blood there which comes out when you are removing the needle, it may leave a little blue mark which may take a few days to disappear. So वो immediately फर्ज करो उसी शाम को किसी ने जाना है और अगर आपने उसका एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया और वहाँ थोड़ा सा एक ब्लू सा आ गया तो उसके लिए तो वो इवनिंग खराब होगी ना, बिकॉज एवरीबडी विल से कि वेयर डिड दिस ब्लू मार्क कम फ्रॉम, सो इट लुक्स वेरी एम्बैरेसिंग. सो नाउ सिंस व्हाट अबाउट more than about 8 years now that we have totally shifted over to a cosmetic acupuncture procedure. We call it cosmetic acupuncture although there is no needles used. So I would say a cosmetic facelift procedure without using needles. तो उसमें करते क्या है? हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है. सो एजिंग का तो एक प्रोसेस है ही है, उसके अलावा क्या होता है. सो एजिंग के साथ हमारी जो कोलेजन होती है वो फेस के ऊपर वो कम होनी शुरू हो जाती है. नाउ कोलेजन इज द मटेरियल विच कीप्स आवर मसल्स टाइट, एंड जो सैगिंग होती है स्किन की वो होती है कोलेजन की डेफिशिएंसी. सो कोलेजन की डेफिशिएंसी को कैसे करेक्ट करेंगे, सो हम भी हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करेंगे फेस पे, बट उस हाइलुरोनिक एसिड को हम
टच करेंगे और पेनिट्रेट करेंगे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे, और वहाँ पर एक हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसके के थ्रू हम उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू दैट पोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द फेस. देन वी यूज गुआशा स्टोन. That guasha is used as a scraping instrument to again stimulate the nerves and the muscles on the face. Then we also use lasers on the acupuncture points, which is very, very effective because as I told you, the lasers which we are using now are the super pulse lasers. तो इनकी penetration बहुत होती है, इसलिए वो बहुत effective होते हैं. And a lot of patients will have double chin. So double chin में भी lasers are very effective, and we also use the last and not the least मूविंग कपिंग. इसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन कप्स आते हैं, बड़े फाइन कप्स होते हैं वो. दे आर नॉट द लाइक द नॉर्मल प्लास्टिक कप विच वी यूज इन एक्यूपंक्चर. दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड इट्स अ सॉफ्ट मेथड ऑफ मूविंग एंड स्टिमुलेटिंग द एंटायर मसल वेयर इन द sagging has taken place. So it's a very wonderful technique, and a combination of all these techniques is about 40-45 minutes session wherein we do it. And now I even get my own patients who are coming to me, since they have awareness amongst them, they will even come to me for a session just before an event. Say in the evening they have to go for a wedding, so they will say, okay, today please give me an appointment so that I can have a facelift. So the important thing is that the awareness is growing. So whenever there is awareness about anything, and then the best part is no side effects. So आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ रही, कोई chemicals body में नहीं डालने पड़ रहे, कोई botox नहीं डालना पड़ रहा, and you are still doing a safe procedure. So I think सबसे important जो टेक होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना पड़ रहा किसी भी केमिकल का, किसी भी फिलर्स का, बिकॉज फिलर्स ऑल्सो रिएक्ट इन लॉट ऑफ पीपल. लॉट ऑफ पीपल हैव रिएक्शंस टू जस्ट द मटेरियल विद विच द फिलर इज मेड, बट हियर वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग लाइक दैट. सो इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसीजर. पर ये लास्ट करता है इसका इफेक्ट? हाँ, तो इसका जो प्रोसेस है, मैं मान के ही चलता हूँ कि एनीबडी हु इज लेस देन 45 to 50 years of age, twice a week for 5 weeks we recommend, and then once a week for 4 weeks. So which comes to about 15 sessions. And then if they've taken those 15 sessions, they can be fine for about 3 to 4 years. When again the skin starts sagging a bit, they can come back to us for 3 to 4 years. तो बहुत लंबा टाइम है. That's the good part. सर एक बात बताओ, मतलब स्पीकिंग ऑफ अगेन वी आर इन द सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इनसिक्योरिटी स्पेस, तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होती है जो काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं उसके साथ. आजकल पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट मच अर्लियर, तो उसका भी इलाज है एक्यूपंक्चर में? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर ना, I would be very open to everybody to have the limitations also. Every science has its limitation, so also has acupuncture. So I would say acupuncture works very well in alopecia areata. एरिएटा होता है जहाँ पर पैची बॉल्डनेस होती है, जहाँ आप देखेंगे स्मॉल पैचेस आ जाते हैं बॉल्डनेस के, उड़ गया एक जगह से पूरी, और अदरवाइज जनरली देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ हेयर, बट इन पैचेस बॉल्डनेस कम्स इन, एंड वहाँ पर भी हम एज ए वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर हम उसमें स्टेरॉइड्स डालते हैं फॉर ग्रोथ, विच डोंट वर्क मेनी टाइम्स एंड कैन वर्क इन 10 to 20% ऑफ द पेशेंट्स, बट विद एक्यूपंक्चर वी आर 100% श्योर दैट विल वर्क वेरी वेल. सो इन एलोपेशिया एरिएटा acupuncture is very good. In alopecia totalis, which you are talking about, where there is male pattern baldness, I have not seen very great results with acupuncture. So I would say there is a limitation there. But yes, in patients who are now coming into us post-COVID with acute hair fall, even women are coming, the results are very, very encouraging. Because वो जो channel होता है जो govern करता है head hair को, आप भी सरप्राइज होंगे, वो हमारी एक्यूपंक्चर के थ्योरी के हिसाब से किडनी का चैनल होता है. सो हम किडनी के चैनल को टोनिफाई जैसे करते हैं, वो हेयर ग्रोथ रुक जाती है, एंड नेचुरल हेयर तो सबके आ ही रहे होते हैं, सो वो नेचुरल हेयर आने शुरू हो जाते हैं. सो हेयर falling can be very well taken care of with acupuncture. No, I really appreciate your honesty. You should be very clear in your mind ना कि भाई क्या आपकी limitations हैं. So if somebody asked me, as a matter of fact, मेरे वेस्टर्न डॉक्टर कोलीग हैं, उन्होंने कहा what is it that you can't treat with acupuncture? I said broken bones and broken hearts. I wish it could, but चलो कोई बात नहीं. But मैं ना कहीं पढ़ रही थी कि US में बहुत सारे जो बेबीज़ हैं जिनको ADHD/ADD का प्रॉब्लम है, उनके ऊपर काफ़ी सक्सेस उन्होंने एक्सपीरियंस करा एक्यूपंक्चर के साथ.
तो what is sort of your experience or your recommendation for doing acupuncture on children? And बच्चों में कौन से common diseases हम acupuncture से solve कर सकते हैं? देखिए सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम मैं समझ पे आता है मेरे को, और जो दिल्ली में पोल्यूशन है और हमारी काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो आती है एस्थमा, साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस की. सो इन तीनों चीज़ों के अंदर एक्यूपंक्चर इज़ वंडरफुल. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत पुअर होता है. सो देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स विच आर नोन एज इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट्स इन एक्यूपंक्चर. और वहाँ पर हम नीडल ना लगा के सिर्फ एक चाइनीज़ हर्ब होती है, उसको करते हैं मॉक्सा. उसका बोटानिकल नेम होता है आर्टेमिसिया वल्गैरिस. उसकी लीव्स को क्रश करके ये रोल्स बनाए जाते हैं और इन रोल्स को पैक कर देते हैं. एक जैसे हमारा धूप अगरबत्ती होती है वैसे एक पैक करके एक रोल बन जाता है. और उसको एक साइड से आप बर्न करें, हल्की भीनी भीनी सी स्मेल आएगी उसकी, जैसे कि कोई हर्ब बर्न कर रहा है. और उन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे इसको हीट करते हैं इससे हम. तो उससे क्या होता है, वो डीप पेनिट्रेशन जब जाती है हीट की, तो वो जो आपका पर्टिकुलर चैनल होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बनाता है वो स्टिमुलेट होता है. अब इसमें देखा गया है कि अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं एज एन एलोपैथ, तो इन बच्चों में ना इओसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं, विच मीन्स कि इनको एलर्जी की प्रॉब्लम है. तो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, एलर्जी फूड से भी होती है, एलर्जी कईयों को पोलन से भी होती है, एलर्जी तो ये पोल्यूशन से तो है ही है. तो इन सब एलर्जीज़ के खिलाफ अगर हमें नेचुरल एक कोई तरीका देखना है तो वो मॉक्सीबस्टन बहुत अच्छा तरीका होता है. और ये ऐसी एक टेक्निक है जो कि मैं कई पेरेंट्स को सिखा देता हूँ और ये रोज़ दे देता हूँ कि घर जाके अपने आप अपने बच्चों के पॉइंट्स मार्क कर देते हैं हम एक बॉल पॉइंट के साथ, मार्कर के साथ, और उनको पॉइंट्स पे ही रोज़ एक एक से 2-2 मिनट एक एक पॉइंट पे. तो अगर फ़र्ज़ करो मैं 10 पॉइंट मार्क कर दिए तो 20 मिनट के टोटल प्रोसीजर होगा एक दिन के अंदर. उस मॉक्सा करने से उनकी इम्यून सिस्टम इतना ग्रो हो जाता है कि कुछ टाइम के बाद उनके अटैक्स कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाते हैं. सो 1 या 2 सीज़न लगते हैं ज़्यादातर और उसके बाद उनकी एस्थमा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. सो एक अगर हमारे पास नेचुरल टेक्निक्स हैं, मुझे समझ में नहीं आती हम इन टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर क्यों ना करें. और एक ऐसे डिजीज़ को जो कि हम ऑलवेज कह देंगे कि देखो जी मेरा बच्चा तो हर रोज़ बीमार रहता है, उन्होंने कोई ठीक ही नहीं रहता, कभी बुखार ही रहता है, खांसी रहती है, ही इज़ मिसिंग आउट ऑन स्कूल, ही इज़ मिसिंग आउट इन कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम. सो इफ़ वी कैन डू इट एंड प्रिवेंट इट ऑल्सो, सो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्यूपंक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरेटिव के अलावा. और दूसरा जैसे आपने बताया और बीमारियों में आ जाता है ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, एंड ADHD, हाइपर एक्टिविटी जो बच्चे होते हैं. पर उसमें भी हमने देखा है अगर वो बच्चा हमारे पास 7 साल की उम्र से कम में आ जाता है तो रिजल्ट्स आर वेरी इंकरेजिंग. पर 7 साल की उम्र के बाद आता है तो उतने इंकरेजिंग नहीं है. आई वुड पुट द रिकवरी रेट एट 50%. सर एक बात बताइए कि जिनको जैसे नहीं है कोई पेन, है ना, जिनको कोई मेजर ऐसे डिस्कम्फर्ट नहीं है, क्या उनको एक्यूपंक्चर कराना चाहिए? देखिए अब प्रिवेंटिव एक्यूपंक्चर जो है वो बहुत कैचअप कर गया है खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में. और मैं जब लास्ट चाइना गया था तो वहाँ पे मैंने कुछ क्लिनिक्स देखी हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते हैं, जहाँ पर कि फ़र्ज़ करो आपकी फैमिली में आपके फादर को या मदर को डायबिटीज़ है, सो यू आर ऑटोमेटिकली प्रोन टू डायबिटीज़. सो उसके लिए पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर में जिसके कि आपको प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर से. So that treatment is not given every day or every second day. That is given once a fortnight or once a month, or maybe once a week sometimes. But that's it. And so you can prevent a lot of diseases from coming in. And then, as I said to you, emotional health is something which requires all the time tonification. So it's a very good idea to take once a week or once a fortnight session to improve on your emotional health. You'll be surprised. I have a very few patients, but there are patients who have been in touch with me for last 15 years. And they are still my patients and they will come to me only once a month just to take a treatment session with me to keep their health good. It's like lubrication, maintenance. Yes. Very interesting. So it's very interesting. Sir, last question जो हम अपने सारे गेस्ट को पूछते हैं, which is that Padma Shri, Dr. Raman Kapoor, how do you unwind after hours? आप क्या करते हो just to relax? Now that's a very, very interesting question, and I must tell you, music is my passion. I love singing. Wow. And you'll be surprised to know that this was something which I always loved since the time I was a medical student. But probably because of our pressures of education and medical education being so tough, we could never pursue it that much. But as I was turning 50, today I'm 67.
Wow. Yes. You don't look it at all. So I was turning 50 and my wife asked me something. She says, what is one thing which you would probably have wanted to do, which you missed? I said, singing, music. She says, you're still not late. I said, don't be joking. I don't think I can be doing singing at this age. And you won't believe it, she found a music teacher for me. And from that one music teacher, I obviously went on to another Guruji and all. And now I have a Guruji. Wow. And I learn music 3 times a week. Amazing. And we have a very good group of doctors and some non-medical people also. And we sing together. And it's not like anybody is a bathroom singer. All of them have a Guruji with whom they learn. And we meet once a month with a proper keyboard player, with a tabla player, with a sound system. And it's all recorded. And we always have a theme. I'm the good admin, so I know every time it will be the R.D. Burman theme. It could be only songs written by Hasrat Jaipuri. And we have done, this group of ours did a complete public show an year back at the PhD auditorium. Wow. And it was a 300, PhD auditorium has a capacity of 300 and we had about 400 people. People were sitting on the stairs. I am very inspired क्योंकि genuinely मेरा इस साल का resolution था कि I'm going to go back to singing. मैंने बहुत सालों में रियाज करा नहीं है पर मैं 7 आपको साल मैं उन गुरुजी से मिला दूंगा. हाँ, He's a young man, very good. हाँ, गंधर्व And से he knows सीखी it. हूँ and I know that मुझे गंधर्व से तो सुर वगैरह पता है तो करना चाहिए. आपको करना तो चाहिए. बस done. This Because is my मेरे लिए ये inspiration. meditation है. आपने अगर 50 की एज पे कर सकते हो तो मतलब ये तो क्या ही मेरिट हुई. I should just बिल्कुल, you like must do it. definitely go for it. And it is for me meditation. So many people tell me that you are into a trance when you're singing. Yeah. So I said actually fall into that. Yeah. He says most of the time when you're even on stage and singing, आपने अपनी आंखें कई बार बंद करी होती हैं. तो मैं कहा मेरे को ऐसा फीलिंग अंदर से आती है कि you know you can do so much better. Yeah. And there's a meaning to life then also ना. Agreed. Because ऐसे तो लगेगा Music is हमने meditative. is Music is meditative. very meditative. मुझे तो बहुत पसंद है. But thank you, Dr. Kapoor. Thank It you was very such much. a pleasure having this conversation here, with same you. here. And I'll see you super soon at your musical evening. Sure. Thank Done. you very much for inviting me. Thank you. It's been a great pleasure. Thank you. Thank you.